गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन मंडे से आपका प्रीएम्बल स्टार्ट करूंगा मैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। अब डिस्कशन सबने मिलकर कर लिया, 2 years 11 months एंड 18 days सबने मिलकर डिस्कशन किया कि हमें ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी चाहिए। सबने अपनी अपनी राय दी, और लास्ट में जाके जो ड्राफ्ट किया, जो कंपाइल किया, ड्राफ्टिंग में सिंपल याद रखना कंपाइलेशन, वो कंपाइलेशन इन 7 ने मिलकर किया था। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड है, उनका जो चेयरमैन है, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपने सबने सुना होगा। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 7 मेंबर्स कौन कौन थे, इसके आपको नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में देखोगे ये 7 में से सीधा पूछ लिया जाएगा कि 4 नेम दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है देखो, मैंने कैसे याद किए थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अंबेडकर सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देन अय्यर, अयंगर, मुंशी, राव। ठीक है, देखो अय्यर, अयंगर, मुंशी एंड राव। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे नाम याद हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, ये याद नहीं होते हैं। ठीक है, इतना इजीली याद नहीं होंगे आपको, वहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे, ये कि आप ऑप्शन देके लगा दोगे, हाँ ये है और ये नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सब चीज़ आपको याद हो, बहुत सारी चीज़ें हैं याद नहीं होगी, बहुत बार रिवाइज करोगे फिर भी आप देखना 1 महीने बाद आप भूल जाओगे। आपको क्या होना चाहिए, बस ये सुना होना चाहिए कि हाँ ये है। ठीक है, जैसे अय्यर, अयंगर, मुंशी, राव, मुझे नहीं पता आगे का नाम क्या है। ठीक है, जैसे क्या है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधवा राव। बट मुझे कास्ट पता है, तो मैं जब ऑप्शन आएगा तो उससे लगा लूंगा। ठीक है, देन सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड टी कृष्णचारी। आपको मैंने बताया था कल, याद होगा आपको, वो था वीटी कृष्णचारी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, ये क्या है आपके टी कृष्णचारी। अब बेसिकली हुआ क्या, जो ओरिजिनल 7 थे उसमें BL मित्तर एंड DP कठैन भी थे, बट DP मित्तर की क्या हो जाती है, DP कठैन की डेथ हो जाती है, एंड ड्यू टू इलनेस इशू BL मित्तर को रिप्लेस कर देते हैं एन माधवन राव। ठीक है, तो आपको ये 7 नाम पता होने चाहिए। ओरिजिनली ये थे, इन दोनों को रिप्लेस करते हैं ये दोनों। DP कठैन की डेथ हो जाती है 1948 में, उनको रिप्लेस करते हैं TT कृष्णचारी, एंड BL मित्तर की हेल्थ इशू की वजह से रिप्लेस करा जाता है एन माधवा राव से। ठीक है, तो आपको ये 7 नाम अच्छे से याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, फिर सुन लो, देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अय्यर, अयंगर, मुंशी, राव, 7 याद हो जाएंगे। ठीक है, देन TT कृष्णचारी एंड और कौन थे, सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। इसमें नेक्स्ट ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट थी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 की। कैबिनेट पता है सबको, कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है। आज की डेट में मान लो, मैंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं, ये होते हैं 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन आता है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी लिमिट है, इट इज़ अ लिमिट, इट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट। प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग अपनी काउंसिल मिनिस्ट्री सेट कर सकता है। मैंने बोला अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी मिनिस्ट्री को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक कोर बॉडी होती है, या बोला जाए कैबिनेट बॉडी। कैबिनेट बॉडी याद रखना, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, जो कैबिनेट बॉडी होगी, वो बहुत स्मॉल होगी। जैसे उसमें आज की डेट में मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी, होम मिनिस्ट्री आएगी, तो जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, मिनिस्टर्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है। तो उस टाइम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने वो कौन कौन थे, ये इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आप NDA की सीडीएस तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मिनिस्टर। सीधा आपसे इंटरव्यू पूछ लेंगे, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में भी और एग्जाम्स में भी। तो आपको ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है सबसे पहले क्या थे वो, हमारे प्राइम मिनिस्टर।
साथ में वो थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, साथ में कॉमनवेल्थ रिलेशंस के एंड साइंटिफिक रिसर्च के मिनिस्टर थे, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपने अंडर ले रखे थे। देन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है होम मिनिस्टर, जैसे वो आज क्या है, आज कौन है आपके, अमित शाह, उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे हमारे फर्स्ट और थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो 1947 में जब आज़ाद हुए तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हम रिपब्लिक नेशन नहीं थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे हम, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। आगे जाके 1950 में ये हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है आपके, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। देन एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अभी आपको पता है अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इससे पहले वो क्या थे, कोई बताएगा? यस, इससे पहले मिनिस्ट्री को क्या बोला जाता था, बताना मुझे कमेंट में सब लोग, ठीक है। जो आज एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका नाम पहले क्या था, ठीक है। और कब चेंज हुई है सबको पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंज हुई, ठीक है। आज की डेट में क्या है आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। यस, नेक्स्ट जॉन मिथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आर के शमगुवन चेट्टी, ठीक है। ये कौन थे आपके, आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण, सबको सुना होगा नाम, ठीक है, जो बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। निर्मला सीतारमण आज फाइनेंस मिनिस्टर है। जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो थे डॉक्टर आर के शमगुवन चेट्टी, ठीक है। देन लॉ मिनिस्टर सबको पता होगा, लॉ मिनिस्टर कौन होंगे हमारे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका आंसर क्या होगा, सरदार बलदेव सिंह। देन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। कॉमर्स CH बाबा। कम्युनिकेशन राफी अहमद किदवई। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी है ये। वर्क्स माइंस एंड पावर्स VN गडगिल। तो ये आपकी फर्स्ट कैबिनेट थी, ये आपको याद होनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन कौन सी थी, ठीक है। ये हमारे कंट्री के फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, क्लियर है। लिस्ट देख लेना, अच्छे से याद कर लेना है, 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा, मैंने आपको बोला एक बार आपके पास दिमाग में होना चाहिए, आप ऑप्शन लगा के आ जाओगे कि हाँ ये थे, ठीक है, चाहे आपको नाम क्लियरली याद ना हो। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका सील क्या था, सिंबल क्या था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो था एलिफेंट, न कि टाइगर, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिखेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिखेगा एलिफेंट, टाइगर, लायन, ठीक है, हमें टाइगर लायन में से टिक करके आ जाते हैं, बट एलिफेंट। तो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर थे वो कौन थे, ठीक है, वो वॉज द लीगल एडवाइजर या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर, वो थे आपके सर BN राव। सर BN राव, वेरी इंपॉर्टेंट। सर BN राव और भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने सुना है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये फर्स्ट इंडियन जज थे जो कि ICJ में जाके जज बने थे, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने थे, क्लियर। यूनाइटेड नेशन अगर कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब वहाँ आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि भाई कौन कौन जजेस है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है ICJ का, ठीक है, क्योंकि ICJ क्या है आपकी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सर BN राव फर्स्ट इंडियन जो कि ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने थे, एंड ये हमारे लीगल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन ये भी आता है लीगल, हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो बहुत बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार के आते हैं, उन्होंने सुना लीगल, हाँ लीगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे, बट नहीं, वो कौन थे, सर BN राव, क्लियर। देन HVR अयंगर, ये आपके थे सेक्रेटरी टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी मतलब जो सारा काम काज संभालेगा वो संभालते थे। देन SN मुखर्जी, ये क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन, बेसिकली फाइनल जो कंपाइलेशन किया था वो इन्होंने किया था। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा, SN मुखर्जी। देन प्रेम बिहारी, ठीक है, याद रखना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटालियन फॉर्म में लिखा गया है और वो लिखा गया है प्रेम बिहारी द्वारा,
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेम बिहारी। किस फॉर्म में है, इटैलिक फॉर्म में है, ठीक है, इटैलिक स्टाइल में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर तो कॉपीज बनती रही, बट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट में है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, आपका इटैलिक फॉर्म में। देन इसको डिज़ाइन किया शांति निकेतन के निकेतन के लोगों ने, ठीक है, जिसमें मेन थे नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, डेकोरेट किया। ठीक है, देखो लिखा है ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बाय आर्टिशंस फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा। तो ठीक है, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कैलीग्राफी तो ठीक है, लिखा किसने है, प्रेम बिहारी ने, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले टाइप नहीं होता था, उस टाइम पे ये लिखा गया है इटैलिक फॉर्म में, इसको डिज़ाइन किया गया है नंद बोस द्वारा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में नंदलाल बोस ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, एंड देन राम मनोहर सिन्हा। आपको ये दो नाम अच्छे से पता होने चाहिए। काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं ये, इसको आप बहुत बार पढ़ोगे तब आपको याद होगा। ठीक है, इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, जितना हो सकता है यही है। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, ये देखो, ये ना इसमें बच्चों की जान निकल जाती है याद करने में, और क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल आएगा कि हमने इस कंट्री से क्या चीज़ अडॉप्ट करी, हमने ये चीज़ कहाँ से अडॉप्ट करी। सीधा क्वेश्चन आएगा, हमने प्रेसिडेंट की पावर कहाँ से ली, हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली, हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली। ठीक है, सारी चीज़ें आपसे ये एक स्लाइड एंड ये सेकंड स्लाइड, ठीक है, ये दो स्लाइड्स है। ठीक है, कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, और याद करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आपका आता ही आता है। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे समझाते भी चलूँगा, किस कंट्री से हमने क्या चीज़ ली, इसका मतलब क्या है। आगे आने वाली क्लासेस में हम यही सब चीज़ें डिटेल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं समझाने लगूंगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, क्योंकि आर्टिकल 14 में पढ़ाऊंगा तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। बट फिर भी जितने टर्म्स हैं उतनी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो आज मैं यही टर्म्स आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, यही आपका पॉलिटी का बेस बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये टर्म्स पता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यस, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत लोग कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपीड वर्जन है 1935 का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे पहले हमने लिया है फेडरल स्कीम। फेडरल मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब पावर्स को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, पावर्स को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको बोलते हैं फेडरल। अगर मैं पावर्स डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सारी की सारी पावर सेंटर में है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं यूनिटरी मतलब सिंपल सी बात यह है कि सारी की सारी पावर सेंटर में लाई कर रही है, स्टेट के पास कुछ पावर नहीं है। बट अगर सेंटर्स और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड है, जैसे मैंने आपको पता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में सब्जेक्ट्स डिवाइड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फेडरल स्कीम। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, सबके स्टेट्स में गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नर की पोस्ट है ये भी हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है, क्योंकि इस टाइम पे भी क्या था आपका, सब जगह जितने प्रोविंसेस थे वहाँ पे गवर्नर्स थे अपने अपने, वॉइस रॉय था सेंटर में एंड गवर्नर्स थे अपने अपने प्रोविंसेस में। नेक्स्ट, जुडिशरी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, 1935 एक्ट से। देन पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है, आपका कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी लो आप, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। देन एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, याद रखना एमरजेंसी प्रोविजंस डिफरेंट थिंग था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट थिंग था। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज वो हमने जर्मनी से लिया था। बट जो एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने सुना होगा कि अगर कभी भी एमरजेंसी लग गई तो क्या क्या चीज़ें होंगी उस टाइम पे। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ये एमरजेंसी को डील करते हैं। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ोगे जब एमरजेंसी पढ़ाऊंगा मैं, तो जो एमरजेंसी के कॉन्सेप्ट्स है वो भी कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। ठीक है, ये सारी जो दिन भर का जो रोज का काम होगा ये भी हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन आपका नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हम पे राजी करते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 टाइप्स की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है,
डायरेक्ट का एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट का मतलब जितने लोग हैं सब मिलके वोट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब वोट करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सब वोट करेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हमारी है, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, हम अपना एक लीडर चुनेंगे, हमारे बिहाफ में वो बोलेगा जो बोलना है उसे, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे मान लो कि आज की डेट में फार्मर्स लॉ है, बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है, अभी तक फार्मर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अब पूरी इंडिया मिलकर फार्मर्स लॉ में वोट डाल रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो टाइप्स में डिवाइड है, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री एंड सेकंड वन होती है आपकी प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल, यस, व्हाट इज पार्लियामेंट्री एंड व्हाट इज प्रेसिडेंशियल, ठीक है, थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं हम, ये इनडायरेक्ट के अंदर टू टाइप्स की डेमोक्रेसी, वन इज पार्लियामेंट्री, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंशियल। ठीक है, वन इज पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो इंडिया, सोच लो इंडिया में जो जो चीज़ें हैं सारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल ले लो आप यूएसए, कंपेयर कर लो आप यूएसए के साथ। अगर मैं कंपेयर करूं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड ये कौन सी है आपकी? इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब आगे आगे पॉलिटी पढ़ते रहोगे तो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये आपको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये पूरा चैप्टर है, बताया आपको पॉलिटी के अंदर ही पूरा चैप्टर है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे पार्लियामेंट्री को मैंने बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, जो भी अपने एक्ट्स के लिए जो भी चीज़ आ रही है उसके लिए अगर वो आंसरेबल होगी, जवाबदेह होगी, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मान लो राफेल खरीदे, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने राफेल खरीदे, ठीक है। अब अपोजिशन जो है या फिर जो भी लोग हैं वहाँ पे लोकसभा में बैठ रखे हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किससे? राजनाथ सिंह से, डिफेंस मिनिस्टर से, कि आपने डील करी, कितने में करी, क्यों करी, कैसे करी, ठीक है। तो अब उसको आंसर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो बोलेगा मैं नहीं दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। तो याद रखना, जो लेजिस्लेचर होता है, जो लॉ बना रहा है, जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से जो चला रहे हैं, तो इन दोनों में लिंक होता है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू दिस लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोई लिंक नहीं होता। लेजिस्लेचर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जीक्यूटिव से कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। तो ये आपका क्या है? इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्लियर है? डिफरेंस पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ते रहेंगे, बट आपको मैं मतलब बताते चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में सिंपल मान लो लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। आर्टिकल 14 में लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सीधा क्वेश्चन आएगा, रूल ऑफ लॉ कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? ब्रिटिश से। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो लॉज बना रही है, उनका वो कैसे चलेंगी, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा कैसे कैसे चलेंगी वो बताया गया है, ठीक है। देन सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, ठीक है। पूरी कंट्री में कहीं भी जाऊँ मैं इंडियन कहलाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं किसी स्टेट में चला गया तो मैं उस स्टेट का बन जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरी सिटीजनशिप इंडियन है तो मेरी इंडियन ही रहेगी। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है। अमेरिका में क्या होगा? सेंटर की अलग सिटीजनशिप और स्टेट की अलग सिटीजनशिप, ठीक है। तो हमारे में क्या है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट इंडिया आप इंडियन रहोगे। क्लियर? कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट वर्ड मैंने आपको बता भी दिया है। कैबिनेट मतलब कोर बॉडी जो आपकी बेसिकली डिसीजंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कैबिनेट सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से उसमें स्टार्ट हुआ था? कौन से एक्ट में? मैंने आपको बताया था कब हुआ था ये? 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था। डिपार्टमेंट्स डिवाइड करना, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपका कैबिनेट सिस्टम कहलाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री कहलाता है। देन रिट्स। यस, रिट्स मतलब बेसिकली ऑर्डर्स। आर्टिकल 32 में पढ़ोगे इसको आप। आर्टिकल 32 में आप रिट्स के बारे में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिट्स 5 टाइप की रिट्स होती हैं आपकी, और क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, रिट्स उनमें से एक है, ठीक है। रिट्स पढ़ोगे आप आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही है आपका। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट में एमपीज हैं उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उनको क्या क्या अपर हैंड मिलेगा, या ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड देन लास्ट वन इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कब हुआ था आपका 1919 में सेंटर में, देन 1935 में प्रोविंसेस में स्टार्ट हुआ, और देखो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद करने में इस लिस्ट को टाइम लग जाएगा, याद करनी है पर ये लिस्ट। आगे जब देखना आप क्लास होती रहेंगी ना, आगे जाके ये चीज़ें रिपीट भी होंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल ऑफ लॉ, वहाँ पे बताऊंगा मैं ये ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए गए हैं, सीधे सीधे वहाँ पे भी पॉइंट्स आएंगे ये। तो ये क्या है, इन द कोर्स ऑफ टाइम आगे जाके याद हो जाएंगे, बट रिवाइज करते रहना। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से क्या लिया है हमने, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो थे, ठीक है, पहले उनको जब यूएसए में स्टार्ट हुए थे उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था, ठीक है। तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो यूएस से लिया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे भी आता है, सबने एग्जाम में देखा होगा। ये हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ टाइम बाद इसको भी हम पढ़ेंगे। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस जुडिशरी जरूरी क्यों है? अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगी जुडिशरी की तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करेगा और दबा देगा, ठीक है। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब अपने ओन ये डिसीजंस खुद ले सकती है सारे के सारे, ये किसी में इसका एक्सटर्नल बाहरी दबाव नहीं है। देन जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर मान लो एग्जीक्यूशन ने कोई भी लॉ पास किया, ठीक है, अगर वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास से पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जैसे आपको पता है थर्ड अंपायर, क्रिकेट में सबने देखा होगा थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट, ये थर्ड अंपायर है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर कोई भी गलत डिसीजन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, देखो इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत बुक्स में गलत लिखा हुआ है, मैंने देखा, ठीक है। जैसे लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर, सॉरी गवर्नर तो नहीं होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट किसी और का नहीं होता, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। जब रिमूव करा जाता है प्रेसिडेंट को तो उसको बोलते हैं हम इम्पीच करना, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो याद रखना इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, कहीं किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं उसको बोलेंगे इम्पीच करना, ठीक है। इसकी भी अच्छी खासी प्रोसेस है, ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा मैं आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे कैसे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे रिमूवल वर्ड लिखा है, बहुत जगह यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिखा है तो गलत होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को ऐसे हटा सकते हैं, वो भी आप पढ़ोगे आगे जाके। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए। देन आयरिश, आयरिश से सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज है, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब डीपीएसपी क्या होते हैं आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फंडामेंटल्स राइट्स आपके पार्ट 3 में डाले गए हैं, एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके पार्ट 4 में डाले गए हैं। डीपीएसपी होते क्या है, अब क्या हुआ, देखो हमारे ना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत स्मार्ट थी, ठीक है। उसने क्या करा, कुछ तो फंडामेंटल राइट्स डाल दिए कि ये राइट्स दिए जाएंगे लोगों को, बट उस टाइम पे हम इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे कि सब कुछ दे दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्ट 4 बनाया गया जिसमें बोला गया कि स्टेट्स, जो भी हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो जो रूल्स बनाए, लॉज बनाए, वो इन डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बनाए। तो डीपीएसपी बेसिकली एक डायरेक्शन है हमारी गवर्नमेंट को कि आप जो लॉज बनाओ वो इसके अकॉर्डिंग बनाओ, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक डायरेक्शन है, एक बेसिकली सजेशंस मान लो आप, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है, आपके सजेशन है कि लॉज कैसे बनाया जाए, किसको सजेशन है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट लॉ बनाए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, आपका फ्री एजुकेशन, सब कुछ इसी से लिया गया है डीपीएसपी से, ठीक है। अगर इनको भी फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया होता तो क्या होता, फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है, सिंपल, वो हमारे राइट्स उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता,
ठीक है। उस टाइम हम इतने जिस टाइम हम आज़ाद हुए उस टाइम हम इतने पावरफुल नहीं थे या फिर इतने सक्षम नहीं थे कि हम सब चीज़ को अडॉप्ट कर पाए। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स में डाले और कुछ बाकी डीपीएसपी में डाले कि भाई गवर्नमेंट लॉज जो बनाए इसके अकॉर्डिंग बनाए आगे जाके। क्लियर? तो डीपीएसपी। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से आई थी? प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से आई थी आपकी? अच्छा, इम्पीचमेंट था। प्रेसिडेंट की पोस्ट भी यहीं से आई थी आपकी, यूएस से। ठीक है, बट इलेक्शंस और कैसे प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो कैसे आया आपका? आयरिश से। ठीक है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आपको पता है आज की डेट में 245 मेंबर्स है। 245 में से 233 जो है वो इलेक्टेड है, 12 आपके नॉमिनेटेड है। क्वेश्चन आता है नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आज की डेट में 12 डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, ठीक है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? नॉमिनेट कर दिया जाता है राज्यसभा में कि वो उनकी वॉइस भी हो। तो 12 आज की डेट में 12 लोग नॉमिनेशन से जाते हैं। जो नॉमिनेशन की प्रोसेस है ये आयरिश से ली गई है। क्लियर? यस, डाउट? नेक्स्ट देखो, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने सिंपल ये सीखा कि भाई फेडरल सिस्टम तो था, सेंटर ने क्या किया? स्टेट्स के साथ पावर डिवाइड की गई। सेंटर ने स्टेट्स को पावर दी, बट सेंटर ज़्यादा पावरफुल है अभी भी। आपको पता है आज की डेट में अगर बात करूँ मैं, जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो ज़्यादा पावरफुल है, आपकी स्टेट मिनिस्ट्री कम पावरफुल होगी। ठीक है, पावर्स डिवाइड है, बिल्कुल है, बट जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। फेडरेशन तो है, पावर्स तो डिवाइड है, बट सेंटर क्या है? सेंटर इज मच मोर पावरफुल देन स्टेट। क्लियर? देन जो रेसिडुअरी पावर्स है वो भी सेंटर को दी गई। रेसिडुअरी पावर मैंने आपको बताया था जो लिस्ट के बाहर है, जो शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो उसके बाहर कोई चीज़ है और या फिर कोई चीज़ अभी आई नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ आईटी का कुछ नहीं था उस टाइम पे, फ़ोन नहीं था। अब उसके अकॉर्डिंग तो लॉस बनाने पड़ेंगे आईटी के। ठीक है, वो सब किसके पास होंगे? सेंटर के पास होंगे। तो ये किसको पावर दी गई? सेंटर को। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। आज की डेट में गवर्नर्स का कोई भी इलेक्शन नहीं होता, उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट करती है। अब अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट किसके एडवाइस में? हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री के एडवाइस में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। ठीक है, आपको पता है आपके स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे। ठीक है, एमएलए होके इलेक्शन होंगे, एमएलए से एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, बट गवर्नर का किसी ने कोई भी इलेक्शन नहीं सुना होगा। तो जो गवर्नर है उसको नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्शन नहीं होता उसका। ठीक है, क्लियर? एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कुछ कभी ना कभी होता क्या है, जो एग्जीक्यूशन है सब चीज़ वो अपने ओन से नहीं कर पाती, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती रहती है टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस अकॉर्डिंग लॉस बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है? एडवाइस कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। देन ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। ये आपको क्लियर होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कहीं भी आप ट्रेड करो, आर्टिकल 19 है आपका, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आप ट्रेड व्यापार करो, कुछ भी करो। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? फ्री ऑफ। ठीक है, इसकी फ्रीडम होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, आप कोई भी व्यापार करो, कोई भी जॉब चुनो, कोई भी प्रोफेशन चुनो। ये कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग अलग अलग होती है, बट कभी भी अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लो लोकसभा से कोई बिल पास हुआ और राज्यसभा में अटक गया, तो एक प्रोविजन ये भी है कि दोनों की जॉइंट सिटिंग बैठा दी जाए। ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली वोटिंग होती है एंड जो डिसीजन होता है उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो जो जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यस। नेक्स्ट, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। अगर कभी भी एमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, बेसिकली उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके राइट खत्म नहीं होंगे, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इफेक्ट खत्म होने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि सिंपल समझना, अगर मैंने बोला इफेक्ट खत्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊँ, हाई कोर्ट जाऊँ, मेरा ये राइट है कि मैं डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन खत्म हुआ। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरा अब मैं सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उसका इफेक्शन खत्म हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक
ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ठीक है, सिर्फ राइट्स की बात करी गई थी, अधिकारों की बात करी गई थी, कोई भी ड्यूटीज़ नहीं थी। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड हुई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये आगे जाके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई, ठीक है। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हुए। ये उस टाइम की बात है, इंदिरा गांधी ने जिस टाइम पे इमरजेंसीज लगाई थी, ठीक है। देन आइडियल ऑफ जस्टिस, कौन सा जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। प्रियम्बल में आएगा ये पॉइंट, याद रखना, ये भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हम प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। जस्टिस का कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट, रशिया से। कैसी जस्टिस होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। देन फ्रेंच, यस, फ्रेंच से क्या लिया गया है हमने, सुना होगा आपने, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या आपका ब्रदरहुड, भाईचारा, इक्वालिटी, सबकी समानता होनी चाहिए, एंड आज़ादी, लिबर्टी, ठीक है, इन दी प्रियम्बल। ये आप देखोगे प्रियम्बल में, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। देन साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कैसे इलेक्शंस होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा, आप वोट डालते हो तो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, बट राज्यसभा के जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के इलेक्शन का, साउथ अफ्रीका से। एंड अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हो। जैसे मैंने बोला अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी मतलब कुछ चेंज लाए, कुछ चीज़ हटाया, कुछ चीज़ ऐड किया, क्योंकि क्यों होता क्या है, टाइम के साथ साथ हमें चेंज होना पड़ता है, कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे, कुछ हटाएंगे। तो जो एक कॉन्सेप्ट है अमेंडमेंट का वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। देन जापानीज से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी आपका क्या है, आर्टिकल 14, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वन इज रूल ऑफ लॉ जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, एंड सेकंड वन इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, जापानीज से। ये भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में डिटेल में, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए सिंपल आपको करना क्या है, ये पॉइंट्स रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है। इन द कोर्स ऑफ टाइम जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम मिलेंगे मंडे को हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर प्रियम्बल, और हमारा वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।